तो ध्यान से देखिए कि भाई अल्टरनेटिंग पहले करंट क्या होता, तो डीसी और एसी मतलब क्या, पहले आप डीसी आपको पता डायरेक्ट करंट क्या होता है, जो विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम करंट क्या हो, बिल्कुल कांस्टेंट हो। अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम 1 सेकंड पर भी क्या आपका करंट जो है या वोल्टेज, अगर वोल्टेज देखा जाए ई, तो ये अगर 5 वोल्ट का बैटरी है तो पहले सेकंड में भी वोल्टेज कितना है 5 वोल्ट, दूसरे सेकंड में भी क्या है 5 वोल्ट, थर्ड सेकंड में भी क्या है आपका 5 वोल्ट। तो जो वैल्यू होता है दैट इज व्हाट कांस्टेंट, क्या होता है कांस्टेंट। पर अल्टरनेटिंग करंट या अल्टरनेटिंग वोल्टेज मतलब क्या, जो टाइम के रिस्पेक्ट में बार बार क्या हो वैरी हो, टाइम के रिस्पेक्ट में क्या हो आपका बार बार वैरी हो। जैसे 1 सेकंड में जो वैल्यू है आपका ये, अगर ये आई देखा जाए या फिर वोल्टेज देखा जाए विद रिस्पेक्ट टू टाइम, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो हर एक सेकंड क्या हो रहा है वैल्यू क्या हो रहा है चेंज हो रहा है, हर एक सेकंड वैल्यू क्या हो रहा है चेंज। और ये जो मैक्सिमम वैल्यू है इसको हम लोग बोलते हैं, अगर करंट के टर्म में तो इसको बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं आई नॉट, आई नॉट मतलब क्या, द पिक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पिक वैल्यू ऑफ करंट और मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। उस तरह अगर वोल्टेज बोल रहे हैं, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो ये भी जो ग्राफ आएगा, ठीक है, तो इसको बोलते हैं ई नॉट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है। तो सबसे पहले डिफिनेशन देखिए, तो सबसे पहले कंटेंट देख लीजिए, कंटेंट क्या है आपका इस चैप्टर में। तो चैप्टर का नाम है आपका अल्टरनेटिंग करंट, ठीक है। अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, वायरिंग करंट। तो जो सबसे पहला टॉपिक आप पढ़ेंगे इसमें, तो अबाउट द ठीक है, इंट्रोडक्शन अबाउट एसी वोल्टेज एंड एसी अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग ईएमएफ, कि अल्टरनेटिंग वोल्टेज क्या होता और अल्टरनेटिंग करंट क्या होता, ठीक है। तो अबाउट द अल्टरनेटिंग करंट अल्टरनेटिंग वोल्टेज, इसके बाद जो मेन टॉपिक स्टार्ट होता है दैट इज व्हाट मीन वैल्यू, मीन वैल्यू या फिर इसी को बोलते हैं एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। अगर आपका पूरा सर्किट में एसी जा रहा है तो व्हाट इज द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट, जिसका वैल्यू आता है 0.636, कितना आता है 0.636 ऑफ आई नॉट। मतलब जब सर्किट में मैक्सिमम का 63.6% ऑफ करंट जाता है तो उस वैल्यू को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट। दूसरा जो टॉपिक है इसको हम लोग बोलते हैं आरएमएस वैल्यू, क्या बोलते हैं रूट मीन स्क्वायर, ठीक है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ करंट। और आरएमएस को ही हम लोग बोलते हैं वर्चुअल वैल्यू, ठीक है, वर्चुअल वैल्यू ऑफ करंट। नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना है आपको फेजर डायग्राम, या फेजर डायग्राम या फेजर से क्या समझते हैं फेजर डायग्राम। नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट, एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट। अगर आप एसी दे रहे हैं कहां पर, तो जहां पर सिर्फ आर है, रजिस्टर सर्किट है, तो वहां पर करंट और ईएमएफ के बीच का रिलेशन आपको फाइंड करना है, एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट। फिर नेक्स्ट टॉपिक है आपका एसी थ्रू इंडक्टर सर्किट। अगर सर्किट में आपका इंडक्टर है तो क्या होगा, ठीक है, एसी थ्रू इंडक्टर सर्किट, एसी थ्रू इंडक्टर सर्किट। नेक्स्ट टॉपिक है आपका, अगर यहां पर कैपेसिटर है, इंडक्टर की जगह क्या होगा कैपेसिटर, तो अगर आप एसी दे रहे कहां पर, तो इन कैपेसिटर सर्किट, तो व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। तो नेक्स्ट टॉपिक पढ़ना आपको, अब कॉम्बिनेशन पढ़ना, अभी आप इंडिविजुअल पढ़े, ठीक है, अभी आप क्या पढ़े इंडिविजुअल, अभी आपको कंबाइंड है। कंबाइंड मतलब क्या, इंडक्टर के साथ आपका रेजिस्टर है जिसको बोलते हैं एलआर सर्किट, मतलब इंडक्टर भी है और रेजिस्टर भी है। तो एसी थ्रू एलआर सर्किट में आपका क्या फेनोमेना होगा वो पढ़ना है आपको। नेक्स्ट जो है आपका
दैट इज सी आर। अगर कैपेसिटेंस के साथ अगर आप रेजिस्टेंस लगाएंगे तो क्या होगा, ठीक है। तो ये सब आपका टॉपिक एनसीईआरटी में भी है, महाराष्ट्र बोर्ड में भी है और एंट्रेंस में भी है। पर जो अगला टॉपिक है दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, और यही आपका बोर्ड में एग्जाम आता है। एसी में 3 इंपॉर्टेंट टॉपिक है। एक है आपका एलसीआर सर्किट, एक है आपका एलसी पैरेलल सर्किट और एक है पावर। ये 3 बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो एसी थ्रू एलसीआर जब तीनों कंबाइंड होगा तो क्या होगा, तो ये सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, ठीक है। और इसी में एक फेनोमेना होता है जिसको बोलते हैं रेजोनेंस। क्या बोलते हैं, रेजोनेंस। सो एसी थ्रू एलसीआर सर्किट जब इंडक्टर भी होगा, कैपेसिटर भी होगा एंड रेजिस्टर भी होगा, और उसके क्रॉस अगर आप एसी देंगे तो सारा करंट के बीच का रिलेशन क्या है, वोल्टेज के बीच का रिलेशन क्या है, फेजर डायग्राम क्या होगा, ये आपको पूरा पढ़ना है। 10th टॉपिक इज व्हाट, ठीक है, एसी थ्रू एलसी पैरेलल सर्किट। एलसी पैरेलल सर्किट, अगर एलसी मतलब इंडक्टर और कैपेसिटर पैरेलल कनेक्टेड है तो क्या होगा फिर, ये भी आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 11 टॉपिक इज व्हाट, पावर। पावर का डेरिवेशन, पावर इन एसी सर्किट क्या होता। एंड लास्ट टॉपिक इज व्हाट, ट्रांसफॉर्मर। ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, ठीक है। तो इतना वैल्यू है जो आपको पढ़ना है बोर्ड एग्जाम में, ठीक है। तो चैप्टर का नाम है अल्टरनेटिंग करंट। स्टार्टिंग है आपका मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू, और सारा ये डेरिवेशन है। कुछ भी आपको याद नहीं करना है, सब कुछ समझना है, ठीक है। हर हर का डेरिवेशन है, हर कुछ समझना है, इसमें कुछ भी याद करने वाला थ्योरेटिकल चैप्टर नहीं है। जैसे आपका वे ऑप्टिक्स है, तो वे ऑप्टिक्स में कुछ डेरिवेशन भी है इंटरफेरेंस वगैरह में, ठीक है। पर जो डिफ्रैक्शन चैप्टर है, ठीक है, वो पूरा का पूरा क्या है, थ्योरेटिकल। उस तरह से बहुत सारे यूनिट्स आपके, जैसे रे ऑप्टिक्स, तो रे ऑप्टिक्स भी क्या है, पूरा का पूरा थ्योरेटिकल है। बहुत कुछ छोटा डेरिवेशन है, बाकी आपका पूरा थ्योरेटिकल है। तो ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन है, इलेक्ट्रोस्टैटिक है, करंट है, ये पूरा का पूरा डेरिवेशन है, समझना आपको। सबसे पहला टॉपिक स्टार्ट करते हैं कि व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। व्हाट इज अल्टरनेटिंग करंट। तो अल्टरनेटिंग करंट क्या होता, ठीक है। तो इसका डिफिनेशन क्या लिखेंगे, विच मैग्नीट्यूड व्हाट चेंजेस विद रिस्पेक्ट टू टाइम। तो अल्टरनेटिंग करंट में बी डिफाइंड एज whose मैग्नीट्यूड, ध्यान से देखिए, पूरा समझ में आएगा चैप्टर, बस आपको समझना है, डेली अटेंड करना है। whose मैग्नीट्यूड changes with respect to time, with respect to time and direction reverses periodically, and direction reverses periodically, ठीक है। इज नोन एज अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज, दोनों का सेम डिफिनेशन है, ठीक है। तो इस तरह अल्टरनेटिंग करंट डिफाइन कीजिए या फिर अल्टरनेटिंग वोल्टेज यहीं पर लिख दे रहे हैं, दोनों का सेम डिफिनेशन है। तो अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज इज व्हाट whose magnitude changes with respect to time and direction reverses periodically, डायरेक्शन रिवर्सेस periodically। तो कहने का मतलब क्या, ठीक है। तो ये आपको पता है क्या, एंगल के टर्म में ये एंगल क्या होता है, 0 डिग्री। और हमको ग्राफ बनाना है टाइम के रिस्पेक्ट में या वोल्टेज के रिस्पेक्ट में, ठीक है।
टाइम के रिस्पेक्ट में यहाँ पर एंगल क्या होता है, 0। ये जो एंगल है, ठीक है, तो ये एंगल क्या होता है, π/2। टाइम को हम लोग क्या बोलते हैं, t/4। कहां पर पढ़े आप, ऑसिलेशन में। t इज इक्वल टू, देखिए इसका भी डेरिवेशन कर दे रहे हैं हम। टाइम का जो वैल्यू कहां से आता, मान लीजिए एक पार्टिकल है, समझिए, मान लीजिए पार्टिकल आपका कहां पर है, t इज इक्वल टू 0 पर, a पर है, तो पॉइंट a पर है। अभी पार्टिकल मूव करना शुरू हुआ, ठीक है, पार्टिकल क्या हो रहा, मूव कर रहा सर्कुलर पाथ में, सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है। तो कोई भी इंस्टेंट ऑफ टाइम पर, आफ्टर 1 सेकंड, आफ्टर 2 सेकंड, जो भी है, पार्टिकल यहां पर पहुंचा एट बी, एट बी, ठीक है, तो इसका एंगुलर पोजीशन क्या हुआ, चेंज। इसका एंगुलर पोजीशन क्या हुआ, चेंज। पार्टिकल कहां पर था, ए पर। अभी क्या है, आफ्टर सम टाइम t इज इक्वल टू टी सेकंड, ये बी पर पहुंचा। t इज इक्वल टू टी सेकंड मतलब क्या, जो भी है, 1 सेकंड के बाद, 2 सेकंड के बाद, 3 सेकंड के बाद। तो आफ्टर सम मोमेंट ऑफ टाइम पार्टिकल रीचेज फ्रॉम पॉइंट ए टू बी। तो यहां पर देखिए पार्टिकल लीनियर मूव नहीं कर रहा है, यहाँ पर कर्व में मूव कर रहा है। मतलब क्या, यहाँ पर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा थीटा, और ये लीनियर वेलोसिटी नहीं, यहाँ पर क्या, कर्व में जब मूव करेगा तो यहाँ पे क्या होगा, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, विथ सम एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा। तो आपको पता है क्या, एंगुलर वेलोसिटी इज इक्वल टू व्हाट, एंगुलर डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम टेकन बाय द पार्टिकल टू रीच फ्रॉम ए टू बी। भाई पार्टिकल जब ए से बी गया तो ये टाइम लेंगे, पर ओमेगा का फॉर्मूला क्या होता है, तो ओमेगा का फॉर्मूला होता है 2 पाई टी, पूरा कंप्लीट टाइम पीरियड। जब ए से ए पर आए तो एक पूरा एक पीरियोडिक फंक्शन होता है, एक कंप्लीट साइकिल बनता है, कंप्लीट रिवोल्यूशन होता है, उसको बोलते हैं कैपिटल टी, टाइम पीरियड। और यहाँ पे क्या है, थीटा अपॉन टी। तो यहाँ से स्मॉल टी का रिलेशन क्या आएगा, इन टर्म्स ऑफ थीटा, तो टी थीटा अपॉन 2 पाई, क्या आएगा, टी थीटा अपॉन 2 पाई। वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन ये आपका एसएचएम जो आप पढ़े हुए हैं, क्या, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पार्टिकल परफॉर्मिंग एसएचएम, तो वहां भी ये काम आता है। और अल्टरनेटिंग करंट में ये हर जगह काम आएगा, इसलिए ध्यान से देख लीजिए। और वैल्यू आपको याद होना, वैल्यू क्या होना चाहिए, याद होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर जब हम टी का वैल्यू निकालेंगे, ठीक है, मान लीजिए जब थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, ठीक है, जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, 0 डिग्री, तो सपोज थीटा इज इक्वल टू, ये थीटा है और ये मेरा टी है। तो जब टाइम थीटा 0 डिग्री है, मतलब कुछ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ, तो 0 इंटू समथिंग क्या होगा, 0। तो टाइम भी क्या है, 0, मतलब क्या, पार्टिकल क्या है, रेस्ट पर है, या पार्टिकल यहाँ पर है, कुछ भी एंगुलर डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ। फिर जब थीटा इज इक्वल टू पुट करेंगे π/2, 90 डिग्री, पार्टिकल यहाँ से यहाँ पर गया, तो कुछ टाइम लगा होगा, ठीक है। जब थीटा इज इक्वल टू क्या होगा, π/2, आप यहाँ पर π/2 पुट कीजिए, कहां पर, थीटा की जगह। तो ये पाई और ये पाई क्या हुआ, कैंसिल, तो क्या बचेगा, t/4, क्या बचेगा, t/4। तो π/2 पर टाइम पीरियड क्या था, t/4। उस तरह जब थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई, थीटा का वैल्यू क्या होगा, पाई, पाई पुट कीजिए, तो पाई और पाई क्या होगा, कैंसिल, तो टाइम क्या होगा, हाफ ऑफ द टाइम पीरियड। मतलब क्या, पाई मतलब क्या, पार्टिकल ए से यहां पर आ गया, तो कितना एंगुलर डिस्प्लेसमेंट होगा, 180 डिग्री पाई, तो ये पाई हुआ। उस तरह जब क्या होगा, 3 π/2, 270 डिग्री, पार्टिकल ए से चलकर यहां पर पहुंच गया, तो 180 प्लस 90, 180 प्लस 90, तो कितना होगा, 270 डिग्री। तो टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा उस समय, ठीक है, उस समय टाइम पीरियड का वैल्यू क्या होगा, तो जब वैल्यू पुट करेंगे यहाँ 3 π/2, ये पाई और पाई कैंसिल, और क्या होगा, 3t/4, टाइम का वैल्यू क्या होगा, 3t/4। और जब थीटा का वैल्यू पुट करेंगे 2 पाई, 2 पाई मतलब क्या, ए से चलना शुरू किया और वापस एक कंप्लीट टाइम पीरियड के बाद ए पर पहुंचा। तो जब एंगुलर डिस्प्लेसमेंट का वैल्यू क्या पुट करेंगे, 2 पाई, ये 2 पाई है, तो ये पूरा 2 पाई और ये 2 पाई क्या होगा, कैंसिल,
तो टाइम क्या बचेगा, कैपिटल टी। क्या बचेगा, कैपिटल टी। ठीक है, तो ये याद रखना आपको वैल्यू। तो ये कहाँ से है, इसका भी डेरिवेशन हो गया शॉर्ट में। तो आपको याद रखना है ये t/4 होता है, ये पाई, जब एंगल पाई होगा मतलब क्या है, t/2 है ये पॉइंट। ठीक है, तो ये इस टाइम को हम लोग बोलते हैं 3t/4, और ये जो पॉइंट है इसको बोलते हैं कैपिटल टी। एक कंप्लीट टाइम पीरियड, यहां से चलना शुरू किया, वापस यहाँ पर पहुंचे। अब देखिए ये जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, ठीक है, इसको बोलते हैं आई नॉट। क्या बोलते हैं, आई नॉट। आई नॉट मतलब क्या, इसको बोलते हैं पीक वैल्यू ऑफ करंट। पीक वैल्यू ऑफ करंट या मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, और इसी को बोलते हैं करंट एम्पलीट्यूड। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, पीक वैल्यू ऑफ करंट और करंट एम्पलीट्यूड। ठीक है, तो याद रखना ये। तो जब भी ये आपका, आप साइनसॉइडल भी बना सकते हैं, कोसाइन फंक्शन भी बना सकते हैं, दोनों करंट का इक्वेशन होगा। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा, आई इज इक्वल टू व्हाट, आई नॉट साइन ओमेगा टी। ये थीटा की जगह ओमेगा टी है। थीटा क्या आएगा, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी, यहां से। ठीक है, साइन थीटा, साइन थीटा मतलब क्या, थीटा इज इक्वल टू व्हाट, ओमेगा टी। तो करंट आपका साइनोसॉइडली मूव करेगा, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यू चेंज होगा। आप इसको कोसाइन में भी लिख सकते हैं, बिल्कुल। ठीक है, कोसाइन भी ग्राफ बन सकता है। तो कोसाइन के लिए भी क्या होगा आपका, तो कॉस मतलब क्या, एट टी इज इक्वल टू जीरो क्या होता है, मैक्सिमम वैल्यू। क्या होता है, टी इज इक्वल टू जीरो पर मैक्सिमम वैल्यू। ठीक है, तो ये टी के बीच का ग्राफ और ये आई के बीच का ग्राफ, और ये जो वैल्यू है मैक्सिमम वैल्यू, दैट इज व्हाट, आई नॉट। क्या है ये, आई नॉट। तो ये टी इज इक्वल टू जीरो, ये क्या है, t/4। ये क्या है आपका, t/2। ठीक है, ये क्या है आपका, 3t/4, 3t/4, और ये क्या है आपका t। तो यहाँ पर इक्वेशन क्या होगा करंट का, तो आई इज इक्वल टू आई नॉट द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट और एक कॉस ओमेगा टी। क्या होगा, कॉस ओमेगा टी। तो सिमिलरली वी कैन राइट ई इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, अगर यहाँ पर ई हो और यहाँ पे टाइम का ग्राफ हो, सिर्फ यहाँ जो मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज आएगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट। एंड अगर कोसाइन फंक्शन है तो आपको लेना ई नॉट कॉस ओमेगा टी, ई नॉट कॉस ओमेगा टी। तो ये दोनों आपको याद रखना है। तो अल्टरनेटिंग करंट मतलब क्या, वेरिंग करंट, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैल्यू क्या हो रहा है, चेंज, कभी पॉजिटिव है, कभी नेगेटिव है, कभी जीरो है। तो ऐसा नहीं कि कांस्टेंट करंट है, नहीं, t/2 पर क्या हो रहा है, जीरो। कहीं t/2 पर क्या हो रहा है, मैक्सिमम, बट इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट का और वोल्टेज का वैल्यू क्या होता है, चेंज। तो वैसे करंट को हम लोग बोलते हैं अल्टरनेटिंग करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, मीन वैल्यू ऑफ एसी क्या समझ में आता है आपको, और ये इंपॉर्टेंट भी है, एक नंबर के डिफिनेशन में या दो नंबर के डिफिनेशन में आता भी है। ठीक है, क्योंकि जो सबसे इंपॉर्टेंट है वो तो एलसीआर है, और एलसी पैरेलल और पावर है, क्योंकि वो डेरिवेशन के साथ साथ आपका न्यूमेरिकल भी आता है 5 नंबर के क्वेश्चन में, लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन में आता है। पर ये जो शॉर्ट डिफिनेशन में आता है मीन वैल्यू, तो मीन वैल्यू आपका क्या होता, वो देखिए। तो नेक्स्ट टॉपिक क्या है आपका, मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ एसी।
मीन वैल्यू, और इसी को हम लोग बोलते हैं, बहुत सारे बुक में एवरेज वैल्यू भी लिखता, एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट क्या होता है? तो सबसे पहले डिफिनेशन देखिए, ये क्या होता है कि अगर एक स्टेडी करंट को T/2 समय तक, ठीक है, हाफ समय क्यों, ठीक है, क्योंकि अगर आप एसी मतलब क्या होता है, अगर ये पॉजिटिव है तो ये क्या है, पॉजिटिव, नेगेटिव में क्या हो रहा है, साइकिल ऑफ हो रहा है, मतलब क्या, जितने भी इलेक्ट्रिकल अप्लायंस है, पॉजिटिव में क्या होता है आपका, वो वर्किंग कंडीशन में होता है, और नेगेटिव मतलब क्या, वो ऑफ हो जाता है, क्या हो जाता है, ऑफ। तो आपको जो पूरा निकालना है, कैलकुलेशन करना है, वो हाफ टाइम के लिए करना है, जो एक्सपेरिमेंटल वैल्यू फाइंड करना, चाहे यहां से यहां कीजिए, चाहे यहां से यहां कीजिए, T/2 के लिए, ताकि आपको एक्चुअल पता चलेगा कि कितना वेरिंग करंट गया हाफ साइकिल के लिए, ठीक है। तो मीन वैल्यू मतलब क्या, एक पहले आप एसी दीजिए किसी भी सर्किट में, चाहे वो रेजिस्टर है या कैपेसिटर है या इंडक्टर है, ठीक है, और फिर उसी सर्किट में आप एक डीसी स्टेडी करंट दीजिए, क्या दीजिए, स्टेडी करंट। तो उनके बीच का रिलेशन आता है, क्योंकि ये तो वेरिंग है, और एक कांस्टेंट करंट मतलब क्या, हाफ समय तक अगर उसी सर्किट में कांस्टेंट करंट गया तो कितना चार्ज का इफेक्ट होगा। मीन वैल्यू मतलब क्या, जब एक हाफ साइकिल के लिए एसी दिया गया तो कितना चार्ज प्रोपागेट हुआ, कितना चार्ज मूव किया, और एक अगर उसी सर्किट में स्टेडी करंट दिए तो कितना चार्ज मूव किया। तो चार्ज के रिलेशन में हम लोग बताते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी, ठीक है, मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू ऑफ एसी। तो इसका डेफिनेशन क्या होगा, देखिए यहाँ पर जो आपको एग्जाम में क्या लिखना, इट इज दैट स्टेडी करंट, इज दैट स्टेडी मतलब क्या, कांस्टेंट करंट, इट इज दैट स्टेडी करंट which when passed through which when passed through a circuit for half the time, for half the time period, for half the time period of the alternating current of the alternating current sends the same amount of charge, same amount of charge as is done by the alternating current, alternating current in same time and in the same circuit, ठीक है। ये इसका डेफिनेशन है, थोड़ा ध्यान से देखिए कि मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू कैसे डिफाइन करेंगे आप। इट इज दैट स्टेडी करंट, कांस्टेंट करंट which when passed through which when passed through a circuit for half the time period of alternating current sends the same amount of charge as is done by the alternating current in the same time and in the same circuit। कहने का मतलब क्या, एक कोई भी सर्किट है, उसमें रेजिस्टर लगा है या कैपेसिटर लगा है, उसमें आपने हाफ टाइम तक एसी दिया और हाफ टाइम तक कोई दूसरा स्टेडी करंट दिया, तो करंट चार्ज क्या होगा, सेम होगा, क्योंकि चार्ज इज इक्वल टू क्या होता है, आप बेसिक फॉर्मूला पता है, चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, IT। तो मान लीजिए पहले आपने एसी दिया तो चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, तो चार्ज इज इक्वल टू व्हाट, IT होता, तो I, और इसी को हम लोग बोलते हैं मीन वैल्यू या एवरेज वैल्यू, और टाइम कितना है, तो T/2, टाइम कितना आपका T/2, ठीक है। तो मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू को डिनोट करते हैं I मीन और I एवरेज,
इट इज डिनोटेड बाय आई मीन और आई एवरेज, हमेशा याद रखना है, ठीक है। तो जब आपने एक स्टेडी करंट दिया तो चार्ज कितना गया, तो IT/2। पर जब आप AC देंगे तो क्या होगा वो देखिए थोड़ा सा, क्योंकि AC क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर वैरी हो रहा है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर क्या हो रहा है, वैरी। तो आपको एक स्मॉल टाइम इंटरवल मानना पड़ेगा DT, कोई भी एक इंस्टेंटेनियस टाइम, मान लीजिए ये टाइम है DT, तो इस पे करंट क्या है, तो ये वैल्यू है I, क्या है I, तो यहाँ पर I/dt, और यहाँ पर क्या है, स्मॉल चार्ज, क्यों, क्योंकि चार्ज ड्यूरिंग द AC बार बार क्या होगा, वैरी, ठीक है। ये तो कांस्टेंट है, ठीक है। आपका जब भी आपका स्टेडी करंट जाएगा, जब भी आपका, तो ये जो करंट का वैल्यू है और हाफ टाइम, पर जब AC जाएगा तो क्या होगा, हर एक इंस्टेंटेनियस टाइम में चार्ज का वैल्यू क्या होगा, चेंज, क्या होगा, चेंज, ठीक है। तो हम क्या मान रहे हैं, ठीक है, हम क्या मान रहे हैं कि एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम द स्मॉल अमाउंट ऑफ चार्ज since AC changes continuously with respect to time, with respect to time. So the small amount of charge through the circuit in time dt, in time dt, तो चार्ज कितना होगा, तो चार्ज क्या होगा, dq इज इक्वल टू I और dt, ठीक है। क्योंकि AC क्या हो रहा है, हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर आप जो टाइम ले रहे हैं, ठीक है, तो अगले सेकंड क्या हो रहा है, टाइम जहां चेंज हुआ तो करंट का जो मैग्नीट्यूड है वो वैल्यू भी क्या होगा, चेंज, वैल्यू भी क्या होगा, चेंज। तो कोई भी एक इंस्टेंटेनियस टाइम पर करंट वहां पर कांस्टेंट मानना पड़ेगा कि नहीं, उस पार्टिकुलर टाइम पर करंट का वैल्यू ये है, तो dq इज इक्वल टू व्हाट, I dt। अब dq इज इक्वल टू क्या आएगा, तो I का फॉर्मूला पता है, आपने क्या दिया, AC, मतलब क्या, I0 sin ओमेगा t और dt, dq इज इक्वल टू व्हाट, I0 sin ओमेगा t और dt। आपको निकाला पूरा चार्ज, जब पूरा साइकिल गया AC का तो टोटल चार्ज कितना ट्रांसफर होगा, कब तक, हाफ टाइम तक। तो हमको निकालना पूरा चार्ज, तो पूरा चार्ज कैसे निकलेगा, तो dq का इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो हम क्या करें, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, मतलब क्या, कि dq का इंटीग्रेशन कहां से कहां, और ये कहां से कहां वैरी होगा, तो हाफ टाइम तक। डिफिनेशन क्या है, हाफ टाइम तक आपको ऑब्जर्व करना है, तो I0 sin ओमेगा t dt कहां से कहां टाइम वैरी हो रहा है, dt मतलब क्या, ये मेरा वेरिएबल है, फंक्शन है, तो 0 से लेकर t/2 तक। तो जब टाइम कुछ भी जीरो, जब टाइम क्या है जीरो, तो करंट क्या होगा, जीरो, मतलब क्या, चार्ज सर्किट में क्या होगा, जीरो होगा। और जब t/2 तक, तो वो चार्ज को, जो मैक्सिमम चार्ज होगा उसको हम बोल रहे हैं क्यू, क्या बोल रहे हैं, क्यू। अब क्या आएगा यहाँ पे, dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू। जिस तरह dx का इंटीग्रेशन क्या होता है, x, तो यहाँ पे dq का इंटीग्रेशन क्या होगा, क्यू। q माइनस जीरो क्या होगा, क्यू ही रहेगा। नाउ I0 आपको पता है, जब भी आपने साइनोसॉइडल फंक्शन या कोसाइन फंक्शन दिया, मतलब क्या, AC दिया, तो I0 क्या आपका मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट है, वो तो कांस्टेंट है, ठीक है, वो क्या आपका कांस्टेंट है। ये जो वैल्यू है और ये जो वैल्यू है वो क्या है, कांस्टेंट है हमेशा। हाँ, ये जो वैल्यू, ये सब चेंज हो रहा है, पर जो एक AC का जो पिक वैल्यू होता है, जो मैक्सिमम वैल्यू होता है, वो क्या, कांस्टेंट होता है। तो यहाँ पर क्या आएगा, Q इज इक्वल टू I0, बाहर गया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन, साइन ओमेगा टी और dt का इंटीग्रेशन कहां से कहां, तो 0 से लेकर t/2 तक, 0 से लेकर t/2। अब आपको पता है क्या, cos का डेरिवेटिव, cos का डेरिवेटिव क्या होता है, माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, क्या होगा, माइनस कॉस, मतलब क्या, q इज इक्वल टू I0, और ये साइन का, तो यहाँ एक माइनस आया, और यहाँ पर क्या आएगा, cos ओमेगा टी और अपॉन ओमेगा, क्योंकि जो भी कांस्टेंट होता है वो क्या होता है, डिवाइड इंटीग्रेशन में, और ये लिमिट क्या है, t/2, और ये क्या है, 0।
ठीक है, तो ये लिमिट क्या हो गया t/2 और ये 0। जैसे आपका sin 2t है तो इसका इंटीग्रेशन क्या होता है, ठीक है, तो माइनस cos 2t और अपॉन 2, जो भी कांस्टेंट है वो क्या होता है डिवाइड। तो यहाँ भी जो t के पहले जो है वो क्या आपका ओमेगा है, क्या है ओमेगा। ठीक है, तो जब आपका डिवाइड होगा तो यहाँ ओमेगा क्या हो गया डिवाइड हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर cos ओमेगा t अपॉन ओमेगा। अब देखिए यहाँ पे लिमिट पुट करना आपको, तो कैसे पुट करेंगे, तो q इज इक्वल टू माइनस ऑफ आई नॉट, और यहाँ पर क्या आएगा आपका ओमेगा को बाहर कर दीजिए आप, ओमेगा को क्या कर दीजिए बाहर, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी, तो टी इधर आया। ठीक है, 2 पाई अपॉन टी। अब यहाँ पर क्या आएगा, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, कॉस ओमेगा, ओमेगा मतलब क्या 2 पाई अपॉन टी, और ये स्मॉल टी, क्योंकि स्मॉल टी की जगह आपका लिमिट पुट होगा। यहाँ पर फंक्शन वेरिएबल क्या डी टी है, क्या है डी टी, तो स्मॉल टी की जगह पुट होगा। तो स्मॉल टी की जगह जब अपर लिमिट पुट करेंगे तो क्या आएगा t/2, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट तो कॉस, और जब ये टी की जगह पुट करेंगे तो ये पूरा एंगल क्या होगा 0, तो cos 0 डिग्री। ये 0 क्या होगा यहाँ पर पुट होगा तो ये एंगल 0 होगा, एंगल 0 मतलब क्या cos 0 डिग्री। तो यहाँ से चार्ज का वैल्यू क्या आएगा, तो q इज इक्वल टू व्हाट माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई। अब यहाँ देखिए cos 0 का वैल्यू क्या होता है, पहले यहाँ पर देखिए ये t और t क्या हुआ कैंसिल। ठीक है, t और t क्या हुआ कैंसिल। अब cos 2 पाई का वैल्यू, ये यहाँ 2 कैंसिल नहीं होगा। ठीक है, ये आपका कैंसिल नहीं होगा, याद रखना है। पता चला कि कोई जो उसमें यहाँ भी कैंसिल कर दिया। ठीक है, अच्छा ये एंगल है ना, एंगल में हो सकता है क्योंकि ये पूरा एंगल ही है, ये पूरा क्या आपका एंगल है, तो ये 2 और 2 क्या हुआ कैंसिल, तो cos पाई, cos पाई का वैल्यू क्या होगा -1, cos पाई का वैल्यू क्या होता है -1, cos n पाई, तो cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 टू द पावर n, cos n पाई का वैल्यू क्या होता है -1 टू द पावर n। तो जब cos 1 पाई है तो यहाँ पे क्या आएगा -1 का पावर 1, तो -1 का पावर ऑड 1 3, तो यहाँ पे क्या आएगा -1 आएगा cos 1 पाई। अगर यहाँ पे वैल्यू 2 पाई होता तो -1 का स्क्वायर क्या था +2, तो यहाँ पर क्या है वैल्यू -1, और ये cos 0 का वैल्यू क्या है -1, cos 0 का वैल्यू क्या है 1, तो माइनस आई नॉट टी अपॉन 2 पाई, cos पाई का वैल्यू -1, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, cos 0 का वैल्यू क्या है 1, तो यहाँ पे क्या आएगा -2, तो -2 और माइनस क्या होगा प्लस, तो यहाँ पे जो AC के थ्रू चार्ज आया वो कितना आया, तो आई नॉट टी। ठीक है, आई नॉट टी, और ये जो आपका माइनस माइनस +2 था, 2 और 2 क्या हुआ कैंसिल, तो यहाँ पे क्या है पाई, ये मेरा सेकंड आया ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ AC, उसी सर्किट में चार्ज इतना गया, और ड्यू टू द इफेक्ट ऑफ स्टेडी करंट चार्ज इतना गया। दोनों को हम कंपेयर कर देंगे, जब दोनों को कंपेयर करेंगे तो क्या आएगा आई मीन t/2 इज इक्वल टू, चार्ज ये कितना आया, तो आई नॉट टी अपॉन पाई। ठीक है, आई नॉट टी अपॉन पाई। ठीक है, दोनों चार्ज को आपको कंपेयर करना है, इक्वेट करना है, दोनों चार्ज को कंपेयर कर देना है। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ठीक है, ये t और ये t क्या हुआ कैंसिल, तो द मीन वैल्यू और एवरेज वैल्यू ऑफ करंट इज इक्वल टू 2I0 अपॉन पाई, वेरी इंपॉर्टेंट इट इज। ठीक है, 2I0 अपॉन पाई, 2I0 अपॉन पाई। ठीक है, 2I0 अपॉन पाई मतलब क्या, 2 अपॉन पाई को जब आप डिवाइड करेंगे तो वैल्यू आता है आई मीन इज इक्वल टू 0.636, 0.636 ऑफ आई नॉट, 0.636 ऑफ आई नॉट। या फिर इसी को आप बोल सकते हैं कि मीन करंट मतलब क्या, मीन या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट मतलब क्या, 63.6% ऑफ आई नॉट। जब मैक्सिमम वैल्यू का, जब पिक वैल्यू का, जब पिक वैल्यू ऑफ AC का 63.6% अचीव करेगा सर्किट में, तो उसे हम लोग बोलते हैं मीन करंट या एवरेज करंट। क्या बोलते हैं, मीन करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट।
ठीक है, समझ में आ रहा है ये? तो यहाँ पर मीन करंट या एवरेज वैल्यू ऑफ करंट का वैल्यू क्या होता है? 2 आई नॉट अपॉन पाई। 2 अपॉन पाई का जब डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? 0.636 ऑफ आई नॉट। We have studied about the mean value or average value of current. So I mean or I average is equal to what? 2 I naught upon pi और 0.636 ऑफ I naught। और अगर हम लोग वोल्टेज की बात करें तो E एवरेज या E मीन इज इक्वल टू व्हाट? 2 E naught upon pi या 0.636 ऑफ E naught या फिर 63.6% ऑफ E naught। अगर मीन करंट है तो 63.6% ऑफ आई नॉट। आई नॉट मतलब क्या? पीक वैल्यू ऑफ करंट, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट। उस तरह रूट मीन स्क्वायर और वर्चुअल वैल्यू वो कितना आया था? आई नॉट अपॉन रूट टू। आई नॉट अपॉन रूट टू मतलब क्या? 1 अपॉन रूट टू का वैल्यू होता है 0.707। तो 0.707 ऑफ आई नॉट मैक्सिमम वैल्यू ऑफ करंट, पीक वैल्यू ऑफ करंट। उस तरह वोल्टेज भी आपका ई नॉट अपॉन रूट टू आता है। ठीक है, अब अगला टॉपिक जो है दैट इज व्हाट? फेजर। ठीक है, फेजर डायग्राम। फेजर डायग्राम क्या होता है? ठीक है, तो देखिए जो अल्टरनेटिंग वोल्टेज और अल्टरनेटिंग करंट है, तो आपको पता है कि वोल्टेज भी आपका स्केलर क्वांटिटी है और करंट भी स्केलर क्वांटिटी, दोनों आपको पता है। पर यहां पर क्या होता है कि हर एक समय इंस्टेंटेनियस वैल्यू आपको मिल रहा है। मतलब क्या? हर एक इंस्टेंट ऑफ टाइम पर करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज हो रहा है। करंट का वैल्यू और वोल्टेज का वैल्यू क्या हो रहा है? आपका चेंज। तो एक रिजल्टेंट दिखाने के लिए कि कोई भी समय पर वोल्टेज आगे है कि करंट आगे है, अगर अगर वोल्टेज और करंट के बीच का गैप है तो कितना फेज का डिफरेंस है, फेज एंगल कितना है। तो फेज एंगल दिखाने के लिए जो फेज डिफरेंस है, ठीक है, उसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। द डिफरेंस ऑफ फेज एंगल, ठीक है, ऑफ द अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट, इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फेज एंगल। क्या बोलते हैं? फेज एंगल। तो फेजर डायग्राम मतलब क्या है? द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग, ठीक है, अल्टरनेटिंग EMF and alternating current as the rotating vector along with the phase angle with them, phase along with phase angle between them, okay, it's called phasor diagram। It's called phasor diagram। ठीक है, so the diagram representing alternating EMF and current as the rotating vector along with the phase angle between them is called phasor diagram। ठीक है, इसका मीनिंग समझिए। हर एक समय क्या हो रहा है आपका? जैसे आपका वोल्टेज है, तो वोल्टेज मतलब क्या? हर एक समय क्या हो रहा है? वैल्यू क्या हो रहा है? चेंज। ठीक है, मान लीजिए 1 सेकंड पर वैल्यू ये मिला, 2 सेकंड पर वैल्यू ये मिला, 3 सेकंड पर वैल्यू ये मिला। तो ये वोल्टेज है, ठीक है, अप्लाइड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम, अप्लाइड वोल्टेज विद रिस्पेक्ट टू टाइम। पर यहाँ पर सर्किट में करंट क्या होता है? तो I इज इक्वल टू व्हाट? E अपॉन R। अगर रजिस्टर सर्किट है तो, अगर कुछ और है तो वहां पर आता है E अपॉन, अभी आप आगे पढ़ेंगे, Z। ठीक है, इम्पिडेंस क्या पढ़ेंगे आप? इम्पिडेंस।
ठीक है, नेट नहीं चल रहा है हमारा बराबर, नहीं ये भी नहीं चल रहा है, इसी तो आया यहाँ तो नहीं रही। ठीक है, तो आई इज इक्वल टू व्हाट, ई अपॉन जेड। ठीक है, तो जब सर्किट में रेजिस्टेंस का जो भी वैल्यू है जब आप डिवाइड कर रहे हैं, तो वैल्यू डिवाइड करना मतलब कि आई का वैल्यू क्या हो, कम हो। ठीक है, तो ये तो मैग्नीट्यूड कम है आई का वैल्यू, और ई का वैल्यू मान लीजिए आप 20 लगाएं, करंट मिल रहा है आपको 15 16, क्यों, क्योंकि आर का डिवाइड हो रहा है, तो जो न्यूमेरिकल वैल्यू है जो मैग्नीट्यूड है वो तो कम होगा, पर दोनों के बीच का एंगल क्या होगा। ठीक है, कौन आगे है कौन पीछे है, मतलब मान लीजिए अगर ये वोल्टेज है, मान लीजिए करंट आपका 90 डिग्री से आगे, तो इसके बीच का जो फेज एंगल है फाई, इसको हम बोलते हैं पाई बाई 2। अगर आपका ईएमएफ ये ई है, मान लीजिए अगर करंट आपका पाई बाई 2 से पीछे है, तो जो भी डायग्राम जो फेज डिफरेंस बताए इसका, अल्टरनेटिंग वोल्टेज का और अल्टरनेटिंग करंट का, तो उसे हम लोग बोलते हैं फेजर डायग्राम, और ये हम लोग वेक्टर रिप्रेजेंट करते हैं। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर ये वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है। वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी नहीं है, पर वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन है, क्यों, क्योंकि तभी आप नेट वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, अभी तो ठीक है, जब रजिस्टर सर्किट है तो वहां का पूरा जो वोल्टेज है वहां ड्रॉप होगा, मतलब एक ही जगह, आर की जगह। पर मान लीजिए अगर आपका सर्किट में, ठीक है, रेजिस्टर भी है और कैपेसिटर भी है, आर और सी, रेजिस्टर भी है और अभी आप ईएमआई में पढ़े इंडक्टर, तो ये इंडक्टर भी है, आर और एल। तो यहाँ पर क्या आता है, दोनों रेजिस्टेंस ऐड होगा, मतलब इसको बोलते हैं इम्पिडेंस। क्या बोलते हैं, इम्पिडेंस। तो अब यहाँ रेजिस्टेंस में करंट आगे है कि पीछे है, इंडक्टर में करंट आगे है कि पीछे है, विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज, तो इसी का जो रिप्रेजेंटेशन होता है इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। तो आपको और अच्छे से समझ में आएगा कब, जब अभी आप टॉपिक पढ़ेंगे तब। ठीक है, जितना टॉपिक आप पढ़ते जाएंगे उतना क्लियर होगा, अभी ये सिर्फ डिफिनेशन है। तो फेजर डायग्राम का एक एग्जांपल आपको बस बनाना है कि अगर मान लीजिए 1 नंबर 2 नंबर का डिफिनेशन आया, तो आपको डायग्राम क्या बनाना है, तो मान लीजिए ये, ठीक है, तो मान लीजिए ये एक्स है और ये क्या है, वाई। आपने E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी दिया, कितना दिया, E इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो आपका एंगल यहाँ पे थीटा क्या, ओमेगा टी। तो यहाँ पर E इज इक्वल टू, मतलब यहाँ पर वोल्टेज है और वोल्टेज का खुद एंगल बना हुआ है, कितना थीटा है, तो ओमेगा टी। तो किसी भी सर्किट में मान लीजिए ईएमएफ के रिस्पेक्ट में करंट आपका लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल पाई बाय 2, 90 डिग्री से आगे है करंट पीछे है। तो ये भी पॉसिबिलिटी है। ठीक है, अभी आप पढ़ेंगे सब जगह आपको पूरा डेरिवेशन करा रहे हैं। तो ये जो डायग्राम है इसको बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं, फेजर डायग्राम। ठीक है, फेजर डायग्राम मतलब क्या, द डायग्राम रिप्रेजेंटिंग द फेज डिफरेंस बिटवीन टू फेजर। टू फेजर मतलब क्या, अल्टरनेटिंग वोल्टेज एंड अल्टरनेटिंग करंट। तो ये आपका फेजर डायग्राम है। ठीक है, तो क्योंकि आपको दिखाना है वोल्टेज और करंट के बीच का फेज एंगल, तो वो जो डायग्राम होगा उसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम, जो फेज डिफरेंस को एक्सप्लेन करे। ठीक है, तो बस ये छोटी सी टॉपिक थी फेजर डायग्राम। अब देखिए जो मेन टॉपिक है यहाँ से आपका स्टार्ट हो रहा है, और ये बहुत डिटेल में आपको पढ़ना और अच्छे से पढ़ना है। जो पहला टॉपिक है, क्या, एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट। तो क्लास है ना, नहीं नहीं, मेरा मेरे लिए तुम्हें रिकॉर्डिंग चल रही है, ठीक है, रिकॉर्डिंग, वो क्लास नहीं चल रहा है। एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट। ठीक है, एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट। तो एसी थ्रू रजिस्टर सर्किट देखिए यहाँ पर,
और ये एसी का सिंबल है, क्या ये एसी का सिंबल, अल्टरनेटिंग करंट का सिंबल है, पॉजिटिव नेगेटिव। तो अभी सिर्फ सर्किट में सिर्फ रेजिस्टर है, तो ये केस वन मान लीजिए, क्या मानिए केस वन, क्या मानिए केस वन। तो एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट, अगर आपका सर्किट में सिर्फ रेजिस्टेंस है तो कहानी क्या होगा। तो सबसे पहले जो आपने वोल्टेज दिया ई, और यहां से करंट क्या जाएगा आई। तो आपको एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट में यही पढ़ना है कि करंट और वोल्टेज के बीच फेज एंगल कितना होगा, फेज डिफरेंस कितना होगा, यही स्टडी करना हर एक टॉपिक में। जैसे एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट, एसी थ्रू कैपेसिटर सर्किट, एसी थ्रू इंडक्टर सर्किट, तो हर जगह आपको यही स्टडी करना है कि दोनों के बीच का फेज एंगल, फेज डिफरेंस कितना है। कैसे निकालेंगे, यहाँ देखिए, आपने वोल्टेज लगाया E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। आपने वोल्टेज कितना लगाया, E इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी। ठीक है, E इज इक्वल टू व्हाट, ई नॉट साइन ओमेगा टी। तो करंट क्या होगा, ठीक है, जब साइन ओमेगा टी है तो करंट का वैल्यू क्या होगा, I इज इक्वल टू व्हाट, E अपॉन आर, जितना भी अप्लाइड वोल्टेज अपॉन रेजिस्टेंस, ये क्या आएगा, ई नॉट साइन ओमेगा टी और अपॉन आर। तो जब स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करेंगे तो आपको पता है क्या, I इज इक्वल टू कैन बी रिटन एज आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू क्या आएगा, यहाँ पर आई नॉट का वैल्यू आएगा आई इज इक्वल टू आई नॉट इज इक्वल टू, आई नॉट का वैल्यू क्या है, तो इसको रिप्लेस किया हम आई नॉट लिखे, आई नॉट इज इक्वल टू व्हाट, जो भी पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज है और अपॉन रेजिस्टेंस। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या आएगा एज कंपेयर टू ई नॉट, क्या है, कम है। ठीक है, क्योंकि आर से डिवाइड हो रहा है। आपने वोल्टेज कितना लगाया, तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज ई नॉट साइन ओमेगा टी, तो जो वोल्टेज का पिक वैल्यू है उसको बोल रहे ई नॉट, क्या बोल रहे ई नॉट। तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा, आर से डिवाइड होगा, तो जाहिर सी बात है इसका जो पिक वैल्यू होगा करंट का वो क्या होगा, कम होगा। तो इसमें बस यही है। अब इसको गौर से क्या कर समझना है, आपने वोल्टेज लगाया साइन ओमेगा टी, तो करंट भी क्या मिला, साइन ओमेगा टी। मतलब क्या, ऐसा नहीं है कि साइन ओमेगा टी और प्लस पाई बाय 2 आया, या फिर साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाय 4 आ रहा है। मतलब यहाँ पर कुछ भी नहीं है, आपने साइन ओमेगा टी लगाया, मतलब साइन ओमेगा टी प्लस 0, तो यहाँ भी जो करंट मिल रहा है साइन ओमेगा टी के टर्म में मिलेगा, कोई भी फेज का डिफरेंस नहीं आएगा यहाँ पर, कोई भी यहाँ पर फेज एंगल नहीं आएगा, फाई का वैल्यू नहीं है। तो याद रखना है क्या, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कि इन एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट मतलब क्या, करंट एंड वोल्टेज आर इन सेम डायरेक्शन, ये याद रखना। रेजिस्टर सर्किट में करंट और ईएमएफ क्या होगा, सेम डायरेक्शन में होगा, हर केस में नहीं होगा, सिर्फ इस केस में होगा। करंट वोल्टेज आर इन सेम डायरेक्शन, दैट इज जो फेज एंगल है, फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। फेज डिफरेंस क्या है, जीरो। तो ये लाइन याद रखना आपको। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर अगर हम फेजर डायग्राम बनाना चाहेंगे तो फेजर डायग्राम कैसे बनेगा, फेजर डायग्राम क्या होगा, तो ये इसका फेजर डायग्राम है। क्या ये फेजर डायग्राम कैसे, तो अगर ये मेरा एक्स है और ये मेरा वाई है, तो आपने वोल्टेज लगाया ई, तो ई में ऑलरेडी थीटा है, थीटा मतलब क्या, ओमेगा टी। ठीक है, क्योंकि कर्व में मूव कर रहा है, बार बार साइनसॉइडली मूव कर रहा है वोल्टेज, तो ये जो एंगल है इसको बोल रहे हैं ओमेगा टी। जो ईएमएफ का एंगल है विद रिस्पेक्ट टू एक्सिस, कोई भी एक्सिस, हॉरिजॉन्टल एक्सिस, तो यहाँ थीटा इज इक्वल टू क्या, ओमेगा टी।
तो जिस डायरेक्शन में वोल्टेज होगा उसी डायरेक्शन में क्या होगा, करंट भी होगा। तो आपको याद रखना है कि एसी थ्रू रेजिस्टर में करंट और ईएमएफ क्या आएगा, सेम डायरेक्शन में आएगा। कोई भी फेज डिफरेंस यहाँ पर नहीं होगा, यहाँ पर कोई भी फेज डिफरेंस आपका नहीं होगा। पाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। पाई इज इक्वल टू व्हाट, 0। अब देखिए इसका वेव फॉर्म बनाए, अगर हम वेव फॉर्म मतलब क्या, वेव फॉर्म कैसे बनेगा तो वो भी बना के बता दे रहे आपको। अगर हम वेव फॉर्म बनाना चाहेंगे तो कैसे बनेगा, ये देखिए थोड़ा ध्यान से। मान लीजिए ये मेरा ईएमएफ है, आपने वोल्टेज लगाया, ठीक है। तो ये मेरा ईएमएफ है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। इसका जो पिक वैल्यू आएगा इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ई नॉट। ई नॉट मतलब क्या, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ठीक है, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ई नॉट। कल के लेक्चर में आप देख चुके हैं, ई नॉट। पर सर्किट में करंट क्या है आपका, तो जो करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू होगा वो क्या है, मैक्सिमम वैल्यू ऑफ वोल्टेज विथ रिस्पेक्ट टू रेजिस्टेंस। तो आर का डिवाइड हो रहा है, जो भी आपने लोड रेजिस्टर लगाया है सर्किट में, तो उससे क्या हो रहा है, डिवाइड हो रहा है। तो डिवाइड होना मतलब क्या, वैल्यू क्या होगा, कम। जो भी ई नॉट का वैल्यू मान लीजिए 10 है और सर्किट में रेजिस्टेंस का वैल्यू 2 है, तो 10/2 क्या आएगा, 5। तो 5 आना मतलब क्या, जो करंट का एम्पलीट्यूड है, करंट का जो मैक्सिमम वैल्यू है वो क्या हो रहा है आपका, कम होगा। क्या होगा, कम। तो करंट का डायरेक्शन सेम है पर जो एम्पलीट्यूड कम होगा, ऐसा। ठीक है। तो ये जो करंट का जो वैल्यू होगा इसको हम बोल रहे हैं आई नॉट। ठीक है। तो यहाँ करंट का वेरिएशन भी है विद रिस्पेक्ट टू टाइम। करंट का वेरिएशन भी क्या है, विद रिस्पेक्ट टू टाइम। ठीक है। तो यहाँ पे याद रखना है, ठीक है, ये जो ओमेगा, अगर ओमेगा टी की बात करें, एंगल यहाँ पे थीटा इज इक्वल टू मान लीजिए ओमेगा टी, तो यहाँ एंगल क्या होता है, 0। ये क्या होता है, पाई/2। ये क्या होता है, पाई। ये क्या होता है आपका 3 पाई/2। और ये पॉइंट क्या होगा, 2 पाई। तो अगर एंगल के टर्म में देखें तो दोनों सेम डायरेक्शन में, कोई भी फेज डिफरेंस नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ भी साइन ओमेगा टी है और यहाँ भी साइन ओमेगा टी है। ठीक है। तो दोनों क्या है, सेम डायरेक्शन में मूव करेगा हमेशा। हाँ, पर जो एम्पलीट्यूड होगा वो कम होगा। जो करंट का एम्पलीट्यूड होगा वो क्या होगा, कम। जो करंट का एम्पलीट्यूड है वो क्या होगा, कम। समझ में आ रहा है ये। तो ये था आपका एसी थ्रू रेजिस्टर सर्किट। अगर ये गेट बंद करवा दिया, ये वाला, कौन सा, ये वाला आखिरी वाला, एक ही गेट चालू रखा है। हाँ तो असल में क्या लॉकडाउन है ना, तो हाँ, पर अभी खत्म हो गया ना, पब्लिक आती है। अरे खत्म थोड़ी हुआ बॉस, अभी और बढ़ गया है, 31 तक हो गया लॉकडाउन। एसी थ्रू एन इंडक्टर। ठीक है, एसी थ्रू एन इंडक्टर। अगर आप इंडक्टर सर्किट में करंट को देंगे, एसी मतलब अल्टरनेटिंग वोल्टेज लगाएंगे, तो वहां पर करंट और अल्टरनेटिंग वोल्टेज का स्टडी करना है कि कौन सा आगे है, कौन सा पीछे है, कितना फेज एंगल है। तो सबसे पहले जहां भी इंडक्टर होता है तो तुरंत माइंड में आना चाहिए क्या, कि वहां पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होता, ये भी आपको पता है। जहां भी इंडक्टर होगा वहां पे क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन भी होगा, ये तो आपको अच्छे से पता है। आप इसके पहले ईएमआई पढ़े।
ठीक है, तो माइंड में पता होना चाहिए कि जहां भी इंडक्टर है वहां पर क्या होगा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन। ठीक है, तो सबसे पहले आपने जो वोल्टेज लगाया वो क्या लगाया, E इज इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी। अब देखिए अगर आपको निकालना करंट तो यहाँ तो I इज इक्वल टू ई अपॉन एल नहीं कर सकते क्योंकि फॉर्मूला ही नहीं है ये, क्योंकि इंडक्टर आपका रेजिस्टर नहीं है, इंडक्टर तो एक कॉइल है जहां पर एक और अदर फेनोमेना होगा, ईएमआई, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, क्योंकि ये वेरिंग करंट है एसी, और ड्यू टू वेरिंग करंट यहाँ पे फ्लक्स क्या होगा, चेंज, एंड ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स देयर विल बी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस द इंडक्टर। गुड मॉर्निंग फादर। ठीक है, देयर विल बी व्हाट, द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन अक्रॉस द इंडक्टर। तो यहाँ पर क्या होगा आपका, तो इंड्यूस्ड ईएमएफ का वैल्यू आपको पता है, E इज इक्वल टू माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, E इज इक्वल टू व्हाट, माइनस एल डी आई अपॉन डी टी। ठीक है, अब टोटल वोल्टेज क्या होगा, तो सर्किट में टोटल वोल्टेज क्या हो रहा है, E प्लस ई, E प्लस ई। ठीक है, E प्लस ई मतलब क्या, इंड्यूस्ड ईएमएफ भी ऐड हो जा रहा है ड्यू टू चेंज इन फ्लक्स। अब आपको पता है क्या कि केवीएल, किरचॉफ वोल्टेज लॉ, देखिए वायर का अगर रेजिस्टेंस नेग्लिजिबल है, ठीक है, अगर ये वायर का जो जो कनेक्टिंग वायर्स है उसका रेजिस्टेंस हम नेग्लिजिबल बोले, तो यहाँ पे टोटल ईएमएफ क्या होगा। ठीक है, तो आपको पता है क्या, ईएमएफ तो टोटल वोल्टेज तो ये ई प्लस ई है, पर कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है, इंडक्टर में वोल्टेज का ड्रॉप नहीं होता है, यहाँ पर तो वोल्टेज बनता है। तो कहीं भी रेजिस्टर नहीं है, कहीं भी बल्ब नहीं है, कहीं भी फैन नहीं है जो वोल्टेज का ड्रॉप करे। ठीक है, वोल्टेज का ड्रॉप करे। तो अगर यहाँ पे कहीं बल्ब होता या कहीं भी लोड रेजिस्टर होता तो क्या होता, जो भी यहाँ पर वोल्टेज है वहां क्या होता, रेजिस्टेंस के अक्रॉस आपका वोल्टेज का ड्रॉप होता है, V इज इक्वल टू आई इंटू आर, आपको पता है अच्छे से। तो अगर बल्ब होता, अगर कहीं फैन होता, कहीं एसी होता, कहीं भी रेजिस्टर होता, तो लोड रेजिस्टर के तरफ क्या होता आपका, इसका वोल्टेज का वहां पर कंजम्पशन होता, वहां वोल्टेज का ड्रॉप होता। तो आपको पता है केवीएल क्या पढ़े हैं आप केवीएल में, कि फ्रॉम केवीएल टोटल वोल्टेज अप्लाइड, total voltage applied must be equal to voltage drop across the circuit element, voltage drop across the circuit elements। ठीक है, टोटल वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द सर्किट एलिमेंट। ठीक है, तो यहां पर क्या आपका वोल्टेज अप्लाइड कितना है, तो वोल्टेज अप्लाइड है आपका E प्लस ई, टोटल वोल्टेज कितना, E प्लस ई, E प्लस ई, और इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, क्योंकि कहीं भी वोल्टेज का ड्रॉप नहीं हो रहा है। तो E कितना है आपका, ठीक है, तो E प्लस ई मतलब क्या, E और प्लस माइनस एल डी आई अपॉन डी टी इज इक्वल टू व्हाट, जीरो, इज इक्वल टू व्हाट, जीरो। तो यहां से क्या आ जाएगा, E इज इक्वल टू, ध्यान से समझिएगा, एल डी आई अपॉन डी टी। अब देखिए यहां से करंट निकल सकता है आपका, क्योंकि आपको मेन स्टडी क्या करना है, करंट के बीच और वोल्टेज के फेज एंगल पढ़ना, हमको फेज एंगल स्टडी करना। तो E इज इक्वल टू एल डी आई अपॉन डी टी आ जाएगा। तो यहां से आप लिख सकते हैं क्या, डी आई इज इक्वल टू व्हाट, टी अपॉन एल और डी टी। डी टी यहाँ डिवाइड में था, इधर क्या तो क्या होगा, मल्टीप्लाई में, और अपॉन एल, और ये मेरा क्या है, डी आई। नाउ इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, तो E का वैल्यू यहाँ पर पुट कर दीजिए। E का वैल्यू कितना है, तो E नॉट साइन ओमेगा टी डी टी और अपॉन एल। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। ठीक है, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड, जब इंटीग्रेशन करेंगे तो डी आई का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई,
डी का इंटीग्रेशन क्या होगा, आई होगा। अब देखिए ई नॉट मतलब क्या, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, ये तो कांस्टेंट है, भला ही आपका वोल्टेज वैरी हो रहा है, यहाँ पर हर जगह वैरी हो रहा है, पर ये जो वैल्यू है पिक वैल्यू, और ये जो वैल्यू हमेशा क्या होगा, कांस्टेंट होगा। इसको बोलते हैं ई नॉट, क्या बोलते हैं, ई नॉट। तो जो ई नॉट है वो क्या है, कांस्टेंट है। और उसी तरह जो आपका एल, एल मतलब क्या, जो सर्किट में एक बार इंडक्टर लग गया, जो सर्किट में एक बार इंडक्टर लग गया, उसका वैल्यू क्या होगा, कांस्टेंट होगा। क्या होगा, कांस्टेंट होगा। तो यहाँ पे क्या आएगा आपका, ठीक है, ई नॉट अपॉन एल को बाहर किए, ई नॉट मतलब क्या, पिक वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एंड एल मतलब क्या, इंडक्टर कनेक्टेड इन द सर्किट। तो यहाँ पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी और डी टी, इंटीग्रेशन ऑफ साइन ओमेगा टी और डी टी। ठीक है, इंटीग्रेशन क्या होगा आप सबको पता है, तो ई नॉट अपॉन एल, साइन का इंटीग्रेशन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस का डेरिवेटिव माइनस साइन, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस, और अपॉन ओमेगा। ठीक है, समझिए, साइन का इंटीग्रेशन करना है, तो साइन का इंटीग्रेशन क्या होगा, कॉस ओमेगा टी, और जो भी कांस्टेंट है डिवाइड होता है, जैसे यहाँ साइन 2t, तो साइन 2t का इंटीग्रेशन क्या होता है, कॉस 2t माइनस 2, और अपॉन 2, अपॉन 2। ठीक है, तो यहाँ भी क्या आएगा आपका, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस ओमेगा टी अपॉन ओमेगा, अपॉन ओमेगा। अब देखिए इसको लिख सकते हैं क्या, कि आई इज इक्वल टू माइनस ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और ये कॉस ओमेगा टी को लिख सकते हैं क्या, साइन, क्योंकि साइन के टर्म में ही चेक करना ना आपको। अगर यहाँ पे साइन है तो आपको करंट को भी किसी तरह साइन में लाना पड़ेगा, चाहे वो भला ही आपका प्लस पाई बाई टू है, माइनस पाई बाई टू है, जो भी है, पर साइन के फंक्शन में आएगा तभी तो आप बता सकते हैं कि नहीं है साइन के टर्म में जो करंट है वो लीड कर रहा है कि लैग कर रहा है। मतलब अगर प्लस में है तो मतलब क्या, करंट आगे जाएगा, माइनस में है तो करंट पीछे होगा विद रिस्पेक्ट टू अप्लाइड वोल्टेज। तो ये तो कॉस का फंक्शन है, तो आपको साइन में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पर ओमेगा एल हुआ, और ये कॉस ओमेगा टी मतलब क्या, साइन 90 प्लस साइन 90 माइनस थीटा। तो यहाँ पर क्या आएगा आपका, ये जो माइनस में है, पहले माइनस कॉस ओमेगा टी, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल, और यहाँ पे लिखेंगे साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। क्या लिखेंगे, ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। कैसे लिखेंगे, ये कहां से आया, तो देखिए इसका डेरिवेशन देखिए, मान लीजिए हम, ठीक है, यहाँ पर माइनस कॉस ओमेगा टी को रिप्लेस करके लिखे, कैसे लिखे, तो यहाँ देखिए, ये जो आपका साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू जो था, आप यहां से माइनस कॉमन लीजिए, क्या लीजिए, माइनस कॉमन है। जब माइनस कॉमन लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, पाई बाई टू और माइनस ओमेगा टी। अब देखिए साइन माइनस थीटा, तो साइन माइनस थीटा क्या होता है, माइनस साइन थीटा। साइन माइनस थीटा, इसका वैल्यू क्या होता है, माइनस साइन थीटा, और माइनस साइन थीटा मतलब क्या, ये क्या आएगा, माइनस, और साइन 90 माइनस थीटा, तो कभी भी 90 में या 270 में क्या होता है, चेंज, कभी भी 90 में या 270 में क्या होगा, चेंज। तो साइन 90 माइनस थीटा, तो क्या आएगा, कॉस थीटा, क्या आएगा, कॉस थीटा। तो यही माइनस कॉस ओमेगा टी को हमने क्या लिखा, साइन ओमेगा टी माइनस पाई बाई टू। अगर आप यहां से माइनस कॉमन लिए तो क्या होगा, 90 माइनस थीटा, और माइनस साइन थीटा मतलब क्या, माइनस साइन थीटा, तो साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, साइन 90 माइनस थीटा का वैल्यू क्या होता है, कॉस थीटा, कॉस ओमेगा टी माइनस। तो ये करंट का वैल्यू है, तो आप देख देख सकते हैं। और यहाँ पर जो ये टर्म है ओमेगा एल, इसका एक नया नाम आपको देना है, और इस नए नाम को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। वेरी इंपॉर्टेंट इट इज, एक नया नाम आपको मिला क्या, तो यहाँ पर बोलते हैं एक्स एल, और एक्सएल का वैल्यू क्या होता है, ओमेगा एल।
ओमेगा एल मतलब क्या, ओमेगा आपको पता है 2 पाई एफ, तो 2 पाई एफ एल। ठीक है, तो एक्सएल को हम लोग बोलते हैं इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलते हैं? इंडक्टिव रिएक्टेंस। और इसका भी यूनिट क्या होता है? ओम। क्या होता है? यूनिट क्या होगा? ओम होगा, याद रखना है। तो एक्सएल का नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। ठीक है, रिएक्टेंस ऑफ इंडक्टर और इंडक्टिव रिएक्टेंस, एक्सएल बहुत ही इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो यहाँ करंट का वैल्यू क्या आ रहा है फाइनली? तो करंट आई इज इक्वल टू, ठीक है, ई नॉट अपॉन ये, तो इस पूरे को हम बोल रहे हैं आई नॉट, और यहाँ पर क्या है? साइन ओमेगा टी, और माइनस पाई बाय टू। माइनस पाई बाय टू मतलब क्या? 90 डिग्री से पीछे है, 90 डिग्री से करंट क्या है? पीछे। ठीक है, करंट क्या आपका? पीछे। और यहाँ पर जो आई नॉट का वैल्यू है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा? आई नॉट आप किसको रिप्लेस किए? तो इसको, ई नॉट अपॉन ओमेगा एल को, ई नॉट अपॉन एक्सएल। ओमेगा एल मतलब क्या? एक्सएल। इंडक्टिव रिएक्टेंस। तो याद रखना है, जब भी इंडक्टर है तो वहां जो रेजिस्टेंस होता है उसको आर नहीं बोलेंगे, उसको हम लोग बोलते हैं एक्स एल। उसका नाम है इंडक्टिव रिएक्टेंस। उसका फॉर्मूला क्या होगा? 2 पाई एफ एल। ठीक, एफ मतलब क्या? फ्रीक्वेंसी, और एल मतलब क्या? वैल्यू ऑफ इंडक्टर। अगर इंडक्टर का वैल्यू वैरी हो रहा है तो उसका रिएक्टेंस भी वैरी होगा, बिल्कुल डिपेंड करता है ऑन द वैल्यू ऑफ एल। ठीक है, तो ये आपका करंट है माइनस पाई बाय टू से पीछे। अब यहाँ थोड़ा ध्यान दीजिए, इसका ग्राफ कैसे बनेगा। ठीक है, ग्राफ कैसे बनेगा? तो ग्राफ बनाने के लिए अब इधर रफ कर रहे हैं। तो ग्राफ कैसे बनेगा यहाँ देखिए। तो ये मेरा अगर ये y और ये मेरा x है, ठीक है। देखिए यहाँ पर अगर ये मेरा x है और अगर ये मेरा y है, तो सबसे पहले ये थीटा, थीटा का वैल्यू क्या? ओमेगा टी। थीटा का वैल्यू क्या है? ओमेगा टी। और यहाँ पर जो वैल्यू है मेरा, ठीक है, तो ये मेरा क्या है? ई, अप्लाइड वोल्टेज। तो अप्लाइड वोल्टेज के रिस्पेक्ट में जो मेरा करंट है वो माइनस पाई बाय टू से नीचे है, माइनस पाई बाय टू से नीचे, माइनस पाई बाय टू से नीचे है। तो हम क्या कहेंगे कि ये जो मेरा करंट है लैग कर रहा है, लैग मतलब पीछे, और ये जो मेरा वोल्टेज है वो लीड कर रहा है बाय द फेज एंगल 90 डिग्री। तो अल्टरनेटिंग वोल्टेज इन द इंडक्टर सर्किट इज लीडिंग with respect to alternating current by the phase angle pi by 2, by the phase angle pi by 2। ठीक है, तो यहाँ पे याद रखना आपको, इसी को बोलते हैं फेजर डायग्राम। क्या बोलते हैं? फेजर डायग्राम। अगर आपको वेव फॉर्म बनाना तो कैसे बनाएंगे वेव फॉर्म? तो वेव फॉर्म में आपको दिखाना है कि करंट, जो ईएमएफ है, वोल्टेज वो आगे है, और करंट आपका क्या है? पीछे है। कितना पीछे है? तो पाई बाय टू से पीछे। मतलब जब आपका वोल्टेज मैक्सिमम वैल्यू पर है तो करंट आपका चलना शुरू करेगा। जहां पर आपका वोल्टेज मैक्सिमम के बाद जीरो होगा तो वहां पर करंट मैक्सिमम होगा, मतलब हमेशा 90 डिग्री से पीछे रहेगा। तो इसका वेव फॉर्म कैसे बनेगा? तो वेव फॉर्म आपको ये बनाने के लिए आता है। पहले मान लीजिए ये ईएमएफ है, ठीक है। तो ये जो मेरा पिक वैल्यू है इसको बोल रहे ई नॉट। क्या बोल रहे? ई नॉट। और ये मेरा जीरो है, ये मेरा क्या है? पाई बाय टू। ये मेरा क्या है? पाई।
ये मेरा क्या होगा 3 पाई/2 और ये वैल्यू क्या होगा 2 पाई और ये मेरा ओमेगा टी थीटा चेंज हो रहा है। ठीक है, क्या हो रहा है चेंज और इधर मेरा ईएमएफ है या करंट है जो भी। ठीक है, तो यहाँ करंट विद रिस्पेक्ट टू टाइम चेंज होगा। अब करंट का डायग्राम इसी में अगर बनाना है तो कैसे बनाएंगे, तो यहाँ देखिए बहुत ध्यान से, जब मेरा वोल्टेज आगे है 0 तो करंट क्या रहेगा पीछे, मैक्सिमम बटे पीछे। फिर जब ये मेरा वोल्टेज पीछे है तो उस समय ये यहां पर आएगा, कहां पर आएगा यहां पर। फिर जहां पर मेरा वोल्टेज 0 होगा वहां पर ये मैक्सिमम होगा, वहां पर मैक्सिमम होगा। फिर ये ऐसा, ठीक है, और ये फिर ठीक है। तो ये वेव फॉर्म है, समझिए पहले वोल्टेज मेरा आगे है, ठीक है, वोल्टेज मेरा क्या आगे और करंट मेरा क्या है पाई/2 से पीछे है, लैग कर रहा है। करंट क्या हो रहा है, लैग कर रहा है। ठीक है, तो करंट का लैग करना मतलब क्या, वोल्टेज मेरा पाई/2 पर मैक्सिमम है तो वहां पर मेरा जो करंट का वैल्यू है वो क्या है 0 है। करंट का वैल्यू क्या है 0। फिर जहां पर करंट मैक्सिमम के बाद ये 0 को टच कर गया, मैक्सिमम के बाद 0 को टच कर लिया, वहां पर करंट का करंट एम्पलीट्यूड मिल रहा है। क्या मिल रहा है, करंट का एम्पलीट्यूड मिल रहा है, ये वैल्यू। फिर जहां पर आपका ईएमएफ 0 हो रहा है वहां पे करंट मैक्सिमम। फिर जहां पर वोल्टेज फिर मैक्सिमम हो रहा है नेगेटिव डायरेक्शन में, वोल्टेज आपका मैक्सिमम बट इन नेगेटिव डायरेक्शन जो ई नॉट है, तो वहां अगेन आपका करंट 0 है। तो हमेशा पाई/2 से पीछे है, पाई/2 से क्या है पीछे है, और इसका जो एम्पलीट्यूड भी होगा वो छोटा होगा जिसको बोल रहे हैं आई नॉट। क्या बोल रहे हैं आई नॉट। ठीक है, तो आई नॉट का वैल्यू क्या होगा कम, क्यों, क्योंकि आई नॉट का वैल्यू क्या है ई नॉट अपॉन एक्सएल, क्या है ई नॉट अपॉन एक्सएल। तो जब भी जो इंडक्टर का रिएक्टेंस है उसे डिवाइड करेंगे तो ये वैल्यू क्या होगा कम, वैल्यू